हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी भाषा विज्ञान की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित का ये 5वां पार्ट है। दोस्तों, हमने 4 पार्ट इसके पढ़ लिए हैं, जिसमें 112 प्रश्नों का अध्ययन किया था। 5वां पार्ट है जिसमें हम हिंदी भाषा विज्ञान की पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या भी पढ़ेंगे। दोस्तों, चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हिंदी भाषा विज्ञान का 5वां पार्ट जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उनकी व्याख्या सहित ये वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। किसी भी परीक्षा में हिंदी भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम जोड़ा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोज़ बहुत ही उपयोगी हैं। यदि चैनल के ऊपर उपलब्ध हिंदी भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण की थ्योरी की वीडियो पहले देखें और फिर पिछली परीक्षा में पूछे गए ये प्रश्न व्याख्या सहित के जो वीडियो प्ले लिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं, इनको देखें तो हमारी बहुत ही अच्छी बेहतर तैयारी हो सकती है। और दोस्तों, अवश्य ही हम किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा विज्ञान की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए व्याख्या सहित प्रश्नों को अब पढ़ते हैं, जिसका 5वां पार्ट है। 13वां प्रश्न से हम अध्ययन शुरू करते हैं। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो सही उत्तर है बी, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6वीं सदी में से होने लगा था। तो दोस्तों, प्राकृत भाषा और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है, जिसका प्रयोग 6वीं सदी में होता था। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। मैथिली बोली का विकास बिहारी हिंदी से हुआ है। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। मैथिली बोली का विकास बिहारी उपभाषा से हुआ है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 14वां। बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? तो सही उत्तर है ए, हरदेव बहारी ने। हरदेव बहारी ने बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा है। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधी की ही एक उपबोली मानते हैं। अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहने वाले हैं हरदेव बहारी, और बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधी की एक उपबोली मानते हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी उपभाषा से विकसित बोलियां हैं। बघेली बोली की प्रमुख विशेषताएं: अवधी का व बघेली में ब हो जाता है। अवधी में जो व्यावरण है वो बघेली बोली में ब बन जाता है। विशेषणों में हा प्रत्यय का प्रयोग अधिक होता है। बघेली बोली में विशेषणों में हा प्रत्यय का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। बघेली में अधिकांशतः आदिवासियों की शब्दावली प्रयुक्त होती है। बघेली बोली में अधिकतर आदिवासी लोगों की जो शब्दावली है वो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है। इसकी मुख्य बोलियां तिरहारी, जुड़ार, गहोरा आदि हैं। बघेली बोली की प्रमुख बोलियां हैं तिरहारी, जुड़ार, गहोरा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 15वां। 115वां। ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो सही उत्तर है डी, बंगला का। ब्रजबुली बंगला भाषा का एक कृत्रिम रूप है, बनावटी रूप है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ब्रजबुली बंगाली भाषा का एक कृत्रिम रूप है, बनावटी रूप है, और सबसे पहले बंगाली कवि थे ईश्वर चंद्र गुप्त, जिन्होंने ब्रजबुली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, जो कि एक बंगाली भाषा का कृत्रिम रूप है। ब्रजबुली की उत्पत्ति अवध से हुई। माना जाता है कि इस भाषा में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, अतः कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के साथ इसका संबंध जोड़ इस भाषा को ब्रजबुली समझा गया है होगा, जो बंगला के उच्चारण की विशिष्टता के कारण ब्रजबुली बन गया है। तो दोस्तों, ब्रजबुली की उत्पत्ति अवहट भाषा से हुई है और इस भाषा में भगवान श्री कृष्ण की
लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज प्रदेश से इसका संबंध होने के कारण इसको ब्रज बोली कहा जाता है। और बंगाला की उच्चारण की विशिष्टता के कारण ही ब्रज बोली को ही बांग्ला के उच्चारण की विशिष्टता के कारण ब्रज बोली कहा जाता है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की उपबोली तथा भोजपुरी बिहारी हिंदी की उपबोली है। ब्रज भाषा शौर्सनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। 116वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है? तो सही आंसर है सी, मराठी का संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है। मराठी का संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है, मराठी का संबंध है महाराष्ट्री अपभ्रंश से। तो मराठी का संबंध महाराष्ट्री अपभ्रंश से है। मागधी अपभ्रंश की 4 उपभाषाएं हैं, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। शौर्सनी अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। और शौर्सनी अपभ्रंश की दूसरी उपभाषा है राजस्थानी और तीसरी है गुजराती। अर्धमागधी अपभ्रंश की एक उपभाषा है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 117वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? सही उत्तर है सी, मगही नहीं है। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, मगही बिहारी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, जिसको कोरवी भी कहते हैं, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। 118वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद उपबंध में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? हिंदी भाषा के साथ 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का भी शासकीय प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता रहेगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 343(2) में। अनुच्छेद 343(2) में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) उपबंध में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा की बात कही गई है, जिसके खंड 1 में अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मानने की बात है। अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। अनुच्छेद 351 में भारतीय संघ के एक कर्तव्य के रूप में हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 351 में उपबंध है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, उसके उत्थान के लिए दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, उसके विकास के लिए कार्य किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 119, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो फारसी लिपि। फारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। फारसी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि देवनागरी, रोमन, रूसी लिपि बाईं से दाएं लिखी जाती है। फारसी लिपि दाएं से बाईं ओर और देवनागरी, रोमन और रूसी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, बंगाली नहीं है। बंगाली भाषा बहुरूपी परिवार की भाषा है, जबकि कन्नड़, मलयालम, तेलुगु तीनों द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जबकि विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अलग अलग मातृभाषा भाषी क्षेत्रों के मध्य संपर्क साधने वाली भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। अलग अलग मातृभाषी क्षेत्रों के
मध्य में जो भाषा संपर्क साधने का काम आती है उसको संपर्क भाषा कहते हैं। तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। 122वां प्रश्न, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? सही आंसर है सी, चीनी। चीनी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है, बल्कि चीनी भाषा मंदारिन की लिपि चित्रात्मक लिपि है, जबकि जर्मन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी तीनों रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। तो जर्मन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी तीनों भाषाएं रोमन लिपि में, और चीनी भाषा मंदारिन की लिपि चित्रात्मक लिपि में लिखी जाती है। चीनी भाषा चित्रात्मक लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है 123वां, हिंदी की लिपि कहलाती है देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है। इस लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। 124वां प्रश्न है, बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा। बघेली बोली का क्षेत्र रीवा है। रीवा के अतिरिक्त जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर भी बघेली बोली के क्षेत्र हैं। बघेली बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी उपभाषा की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और बघेली रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। 125वां प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो इसका सही उत्तर है बी, पूर्वी हिंदी से। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ है, जबकि पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली बोलियों का विकास हुआ है। तो पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली भाषाओं का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली बोलियों का विकास हुआ है। और पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ है। 126वां प्रश्न पढ़ते हैं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की थी? तो सही आंसर है ए, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की थी 1961 में। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की थी। 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी। 127वां प्रश्न है, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है बी, पश्चिमी हिंदी कहते हैं। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणी बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न है 128वां, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? सही उत्तर है सी, खड़ी बोली हिंदी से मानक हिंदी का विकास हुआ है। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है, जबकि अन्य बोलियां ब्रजभाषा, बांगरू, अवधी से मानक हिंदी का विकास नहीं हुआ है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास की प्रमुख क्षेत्रीय बोली है। वहाँ की ग्रामीण जनता द्वारा अधिकांशतः बोली जाती है। तो मानक हिंदी विकास के लिए कौन सी बोली सही है? इसका सही आंसर है खड़ी बोली, जो कि मेरठ के क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। 129वां प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? सी, राष्ट्रीय एकता की। स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी राष्ट्रीय एकता की पर्याय बनी थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की एकता के लिए हिंदी को हथियार बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। 130वां प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? सही उत्तर है ए, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इस कारण से वर्तमान हिंदी को खड़ी बोली कहते हैं।
वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। अगला प्रश्न है 131वां, व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर नहीं किया जाता है, बल्कि व्याकरण में भाषा का विश्लेषण ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर किया जाता है, वाक्य रचना के स्तर पर किया जाता है, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर भी किया जाता है, लेकिन व्याकरण में भाषा का विश्लेषण शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ें 131वें प्रश्न की व्याख्या पढ़ेंगे। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर नहीं किया जाता है क्योंकि व्याकरण में भाषा का विश्लेषण ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 132वां, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबद्ध नहीं है? तो मगही नहीं है। मगही बोली का संबंध बिहारी उपभाषा से है। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो मागधी अपभ्रंश से विकसित एक उपभाषा है जिसका नाम है बिहारी, और बिहारी से विकसित 3 बोलियां हैं, मगही, भोजपुरी, मैथिली। राजस्थानी उपभाषा का विकास सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंदर 4 बोलियां हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। तो सोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ जिसकी 4 बोलियां हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। 133वां प्रश्न है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? सही उत्तर है ए, मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म हुआ है। अपभ्रंश और उनसे विकसित उपभाषाएं। मागधी अपभ्रंश से विकसित उपभाषाएं हैं बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित राजभाषाएं। सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषाएं पश्मीनदी, राजस्थानी, गुजराती। पैसाची अपभ्रंश से विकसित उपभाषाएं पंजाबी, लैंदा। और अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित उपभाषाएं पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। 134वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 6वीं शताब्दी से अपभ्रंश भाषा के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6वीं शताब्दी में से प्रारंभ हुआ। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। भाषा विकास क्रम में संस्कृत, पाली और प्राकृत के बाद अपभ्रंश का स्थान है। इसी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश भाषा काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। अपभ्रंश का यदि सबसे पहले प्रामाणिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है तो पतंजलि के द्वारा लिखे गए ग्रंथ महाभाष्य में मिलता है। संस्कृत भाषा विकसित हुई, इसके बाद में पाली, फिर प्राकृत और उसके बाद में अपभ्रंश भाषा विकसित हुई। अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा विकसित हुई जिसका समय अपभ्रंश भाषा का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और अपभ्रंश भाषा को संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। 135वां प्रश्न है, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? सही उत्तर है बी, मानक हिंदी का। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी से मानक हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी का विकास हुआ है। तो पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी और ब्रज से प्रभावित जो साहित्यिक खड़ी बोली है जिसको दहलवी भाषा भी कहा जाता है, इससे ही मानक हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी का विकास हुआ है। तो खड़ी बोली से मानक हिंदी का विकास हुआ है। 136वां प्रश्न है, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ए, मानक भाषा।
भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। सर्वसाधारण में बोली जाने वाली भाषा को लोक भाषा, लोक भाषा की कविता में प्रयुक्त भाषा को काव्य भाषा या साहित्यिक भाषा कहते हैं। तो भाषा के व्याकरण सम्मत जो आदर्श रूप होता है मानक, जिसको मानक भाषा कहते हैं, स्टैंडर्ड भाषा लैंग्वेज कहते हैं। सर्वसाधारण में जो बोली भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है उसको लोक भाषा कहते हैं, और लोक भाषा में कविता रची जाती है तो उसी लोक भाषा को फिर काव्य भाषा या साहित्यिक भाषा भी कहते हैं। 137वां प्रश्न है, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो सही आंसर है डी। व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी की रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। मानक हिंदी के व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में सही तथ्य है, व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। 138वां प्रश्न है, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? तो सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका रही थी डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद सरस्वती की सक्रिय भूमिका रही है। इनकी प्रमुख कृति है सत्यार्थ प्रकाश। तो दोस्तों, स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने एक रचना लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न 139वां, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी? तो सही उत्तर है बी, महात्मा गांधी के सुझाव पर। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए महात्मा गांधी के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना की गई थी मद्रास में, और ये संस्था अब है चेन्नई में। 140वां प्रश्न है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सही उत्तर है ए, सरकारी कार्यालयों की भाषा को ही राजभाषा कहते हैं। राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा। भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी में राजभाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 343(1) में ये घोषणा की गई है कि भारत की राजभाषा हिंदी व इसकी लिपि देवनागरी होगी। तो राजभाषा सरकारी कार्यालयों की जो भाषा होती है उसको राजभाषा कहते हैं। हिंदी को संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 ईस्वी में राजभाषा घोषित किया गया था। संविधान की भाग 17 अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। 141वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी? तो इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 348। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी? सही आंसर है 348 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि भारत के जो भी न्यायालय हैं उनकी भाषा अंग्रेजी होगी। अनुच्छेद 348 के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 348 में लिखा हुआ है। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। अन्य अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जा सकता है। तो राजभाषा आयोग का गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 344 में। अगला प्रश्न है 142वां,
निम्नांकित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। कौन सी बोली कौन से शहर में बोली जाती है? तो पश्चिमी पहाड़ी शिमला में बोली जाती है, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है, भोजपुरी गाजीपुर में बोली जाती है और मगही पटना में बोली जाती है। 143वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? डी छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और बिहारी उपभाषा की 3 बोलियां हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। अगला प्रश्न है 144वां, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 351 में। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के 351 अनुच्छेद में निर्धारित है। अनुच्छेद 351 में लिखा हुआ है कि हिंदी सामाजिक संस्कृति के दायित्व को वहन करेगी। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया है। तो अनुच्छेद 349 में कहा गया है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित की जा सकती हैं, उसके लिए विशेष प्रक्रिया क्या होगी उसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 145वां, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो सही उत्तर है ए, नेपाली। नेपाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं सम्मिलित की गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 22 बोलियां कौन कौन सी हैं 8वीं अनुसूची में? 14 मूल संविधान में थी, 8 से संविधान संशोधन करने के बाद में जोड़ी गई है। तो 22 बोलियां हैं, 22 भाषाएं हैं। असमिया, बंगला। दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 थी। अब 22 कौन कौन सी हैं? असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अगला प्रश्न है 146वां, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? तो मेवाती है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, मडियाली नहीं है। मडियाली राजस्थान की बोली नहीं है, राजस्थानी की बोली नहीं है, यह एक लुप्त प्राय भाषा है। तो मडियाली लुप्त प्राय भाषा है, राजस्थानी की बोली नहीं है। सोरसनी अभ्रंश से निकली भाषाएं 4 हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। राजस्थानी की बोली है मेवाती, मालवी, जयपुरी जिसको ढूंढानी कहते हैं, मारवाड़ी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं कोरवी जिसको खड़ी बोली कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसको बांगरू कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। 147वां प्रश्न है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो ये भाष धातु से बना है, बी। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है, प्रकट करना है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। तो भाषा शब्द भाष धातु से बना है और भाष का अर्थ होता है भाव, विचार या भावनाओं को व्यक्त करना। भाषा से संबंधित परिभाषाएं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जिन ध्वनि चिन्ह द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं
कि जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से मनुष्य एक दूसरे के साथ अपने विचार आदान प्रदान करता है उनके समूह को भी भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर लिखते हैं कि मनुष्य अन्य मनुष्यों के बीच में किसी वस्तु को लेकर के, विषय को लेकर के अपनी इच्छा और अपनी मति का आदान प्रदान करता है और जिस ध्वनि संकेतों के माध्यम से करता है उसे ही भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है 148वां। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, कैसे? सही आंसर है ए, स्वर पहले और बाद में व्यंजन। देवनागरी लिपि में पहले स्वर और उसके बाद में व्यंजन है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, इसमें स्वर पहले व्यंजन बाद में आते हैं। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि विकसित हुई। गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं और उसी को देवनागरी भी कहते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में एक लिपि विकसित हुई, गुप्त लिपि। गुप्त लिपि से 6वीं सदी में एक लिपि विकसित हुई जिसको कुटिल लिपि कहते हैं और कुटिल लिपि से 9वीं सदी में या 9वीं सदी के लगभग एक लिपि विकसित हुई जिसको प्राचीन नागरी कहते हैं और इस प्राचीन नागरी को ही देवनागरी कहते हैं। देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के द्वारा 7वीं-8वीं सदी में लगवाए गए शिलालेख में मिलता है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा विज्ञान की पिछली परीक्षा में पूछे गए व्याख्या सहित प्रश्नों का 5वां वीडियो हमने देखा। वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। जय हिंद।